क्या ऐसा हो सकता है कि कोई एक पूरे शहर को बचाने के लिए हत्यारा बन जाए? सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन आज हम एक ऐसी ही उलझी हुई कहानी की तह तक जाएंगे। सोचिए, 4 महीने तक शहर में दहशत का माहौल, और जब कातिल पकड़ा जाता है तो वो कहता है, मैंने ये सब सैन फ्रांसिस्को को एक भूकंप से बचाने के लिए किया। ये था हर्बर्ट मुलिन का हैरान कर देने वाला कबूलनामा। सवाल तो यही उठता है कि कोई एक प्राकृतिक आपदा को रोकने के लिए 13 लोगों की जान कैसे ले सकता है। तो चलिए हर्बर्ट मुलिन के इस अजीबोगरीब और दुखद मामले की परतों को खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो कहानी की शुरुआत करते हैं उस पल से जहां हत्याओं का सिलसिला तो थमा, लेकिन एक गहरा रहस्य शुरू हो गया। तारीख थी 13 फरवरी 1973। दिन दहाड़े एक आदमी को गोली मार दी जाती है। एक चश्मदीद देखता है कि कोई अकेला शख्स वहां से जा रहा है। ये था 25 साल का हर्बर्ट मुलिन, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट। और कमाल की बात यह है कि जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो उसने भागने की कोशिश तक नहीं की, बल्कि फौरन अपना जुर्म कबूल कर लिया। और उसने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, उसने दावा किया कि जिसका उसने कत्ल किया वो तो एक तरह की स्वैच्छिक बलि थी, जिसे भगवान ने भेजा था हजारों लोगों की जान बचाने के लिए। और फिर उसने इन्वेस्टिगेटर्स को जो बताया, उससे सब सन्न रह गए। उसने कहा कि ये उसके दिव्य मिशन की 13वीं बलि थी। 13वीं। अब उसके इस कबूलनामे का मतलब समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस दौर में जब 4 महीनों तक सैन फ्रांसिस्को में एक अजीब सी दहशत फैली हुई थी। ये सिलसिला शुरू हुआ अक्टूबर 1972 में। पहला शिकार एक बेसबॉल बैट से मारा गया, फिर कुछ ही दिन बाद एक और को चाकू से गोद दिया गया, और फिर तो हद ही हो गई। एक कैथोलिक पादरी की हत्या कन्फेशन के ठीक बाद। जनवरी आते आते एक ही दिन में 5 लोग मार दिए गए, और फरवरी में 4 टीनेजर्स को गोली मार दी गई। ये हमले बहुत तेजी से बढ़ रहे थे और पूरा शहर खौफ में जी रहा था। सिर्फ 124 दिनों के अंदर, मतलब करीब 4 महीने, और इन 4 महीनों में पीड़ितों की गिनती पहुंच गई 13 पर, एक के बाद एक 13 बेगुनाह लोग। पुलिस के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि इस कातिल का कोई पैटर्न ही नहीं था। मतलब पीड़ित किसी भी उम्र के, किसी भी बैकग्राउंड के होते थे। हत्याएं अलग अलग जगहों पर हो रही थी, और तरीके हर बार बिल्कुल अलग, कभी पीटकर, कभी चाकू से, तो कभी गोली मारकर। इन सारे कत्लों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए पुलिस के पास कोई भी सुराग नहीं था। अब जब मुलिन पुलिस की गिरफ्त में था तो इन्वेस्टिगेटर्स ने उसकी जिंदगी के पन्ने पलटने शुरू किए, और जो कहानी सामने आई वो एक बहुत ही होनहार इंसान के भ्रम की दुनिया में खो जाने की एक दुखद दास्तां थी। उसकी शुरुआती जिंदगी को देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि वो ऐसा कुछ करेगा। वो एक होनहार छात्र था, इंजीनियरिंग में उसका भविष्य बहुत उज्जवल था, और तो और वो दूसरे विश्व युद्ध के एक हीरो का बेटा था। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। एक एक्सीडेंट में उसके सबसे अच्छे दोस्त की मौत हो गई। इस हादसे ने मुलिन को अंदर से तोड़कर रख दिया। वो गहरे दुख और फिर ड्रग्स के जाल में फंसता चला गया, और यहीं से ऐसा लगता है कि उसके दिमाग का संतुलन बिगड़ना शुरू हुआ। इसके बाद उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगीं, ऐसी आवाजें जो सिर्फ उसे ही सुनाई देती थीं। और ये आवाजें उसे एक ही हुक्म देती थीं, हत्या करो, लोगों को मारो। क्यों? क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो एक बहुत बड़ा विनाशकारी भूकंप आएगा और पूरे सैन फ्रांसिस्को को तबाह कर देगा। अब देखिए, उसके इस भ्रम को यकीन में बदलने के लिए एक अजीबोगरीब संयोग भी जुड़ गया। मुलिन का जन्मदिन था 18 अप्रैल को, और यही वो तारीख थी, 18 अप्रैल 1906, जब सैन फ्रांसिस्को में इतिहास का वो भयानक भूकंप आया था। उसके दिमाग के लिए ये एक इशारा था, एक कनेक्शन था। और फिर मानो आग में घी डालने का काम हुआ। 1972 में एक गणितज्ञ ने सच में ये भविष्यवाणी कर दी कि 4 जनवरी 1973 को सैन फ्रांसिस्को में एक बड़ा भूकंप आएगा। ये खबर हर जगह थी। मुलिन के लिए ये भविष्यवाणी एक सबूत थी, इस बात का पक्का सबूत कि जो आवाजें उसे सुनाई दे रही हैं वो सच हैं, और उसका मिशन बहुत जरूरी और फौरन करने वाला काम है। तो इसके बाद क्या हुआ? कैसे इस पूरी कहानी का अंत हुआ? चलिए अब इस मामले के आखिरी हिस्से पर नजर डालते हैं। उसे 13 फरवरी 1973 को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में ये बहस हुई कि क्या वो मानसिक रूप से ट्रायल के लिए फिट है, और उसे फिट माना गया।
उसने वकील लेने से मना किया, लेकिन कोर्ट ने अपनी तरफ से एक वकील दिया। आखिर में उसे 13 में से 10 हत्याओं के लिए दोषी ठहराया गया और उम्र कैद की सजा हुई। मतलब उसके इन सारे भ्रमों के बावजूद कानून की नज़र में वो अपने किए के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक आखिरी और शायद सबसे डरावना मोड़ अभी बाकी था। मुलिन की गिरफ्तारी के सिर्फ 8 दिन बाद 21 फरवरी 1973 को सैन फ्रांसिस्को में सच में एक हल्का भूकंप का झटका महसूस किया गया। सोचिए मुलिन पर क्या बीती होगी। उसने झटके के बाद पुलिस से कहा, देखा, तुम लोगों ने मुझे रोक दिया और देखो भूकंप आ गया। अगर मुझे नहीं छोड़ा तो इससे भी बड़ा वाला आएगा। उसके लिए तो ये इस बात का पक्का सबूत था कि उसका मिशन, उसका वो हिंसक मिशन बिल्कुल सही था और बहुत जरूरी था। तो आखिर में हर्बर्ट मुलिन का ये पूरा मामला एक बहुत मुश्किल सवाल खड़ा करता है। वो सवाल है बुराई और बीमारी के बीच की महीन रेखा का। जब किसी इंसान के लिए हकीकत और वहम का फर्क ही मिट जाए, तो फिर उसके किए गए कामों की जिम्मेदारी कैसे तय की